गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMV केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इन टेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसा कि कल कुछ छात्रों ने व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेजा था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सर इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है वो बतला दीजिए। तो आज हम लोग देखें कुछ इन टेक्स्ट प्रॉब्लम। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.2, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट। किसी जिंक पॉट, जिंक के कंटेनर में, जिंक के बर्तन में क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव होता है और इसीलिए जब जिंक पॉट में CuSO4 सॉल्यूशन को रखा जाएगा तो वह जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा CuSO4 सॉल्यूशन से, और इस तरह से उस जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एकत्रित नहीं किया जा सकता है। We know that zinc is more reactive than Cu and it displaces Cu from CuSO4 solution। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जिंक अधिक रिएक्टिव होता है कॉपर से और यह डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित कर देगा कॉपर को CuSO4 सॉल्यूशन से। अब इस Z को रिएक्ट करा दिया, यह Z रिएक्ट कर लेगा CuSO4 सॉल्यूशन से, यहां से Cu को डिस्प्लेस कर देता है, ये बना लेता है ZnSO4 एंड Cu। तो इस तरह से जिंक अधिक रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया CuSO4 सॉल्यूशन से, ZnSO4 बना लेता है। Thus we cannot store copper sulfate solution in a zinc pot। तो इस तरह से we cannot store CuSO4 solution, हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एकत्रित नहीं कर सकते हैं जिंक पॉट में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.2। अनदर क्वेश्चन 3.3, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टेबल दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है बुक में, उसे संपर्क करें एंड सजेस्ट 3 सबस्टांसेज, 3 पदार्थों के बारे में बतलावें दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन, जो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है अंडर सुटेबल कंडीशन। तो फेरस आयन को वही सबस्टांस, फेरस आयन को वह पदार्थ ऑक्सीडाइज करेगा जो फेरस आयन से अधिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे
हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं फेरस आयन की तुलना में, और ये सभी सबस्टांस ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फेरस आयन को फेरिक आयन में। तो फेरस आयन का मीनिंग हुआ Fe2+, ये ऑक्सीडाइज हुआ Fe3+ फेरिक आयन में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यहां फेरस आयन ऑक्सीडाइज हुआ फेरिक आयन में, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.77 वोल्ट पाया गया। तो वह सभी सबस्टांस, वह सभी पदार्थ जो फेरस आयन से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अर्थात जिस सबस्टांस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.77 वोल्ट से अधिक होगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ये सब ऑक्सीडाइज कर सकता है फेरस आयन को। दो सबस्टांसेज which are stronger oxidizing agent than ferrous ion and having higher value of electrode potential than 0.77 volt like fluorine, chlorine, bromine can oxidize the ferrous ion। तो इस तरह से वैसा सबस्टांस जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फेरस आयन की तुलना में, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगा 0.77 वोल्ट की तुलना में, वह ऑक्सीडाइज कर सकता है फेरस आयन को। ये था क्वेश्चन नंबर 3.3। अनदर क्वेश्चन प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3.4 कैलकुलेट द potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10। तो यहां pH आपको दिया हुआ है। pH का मीनिंग हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो किसी सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड given pH इक्वल टू 10। इसका मीनिंग हुआ मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज 10⁻⁻10 मोलैरिटी। तो आपने पढ़ा होगा pH इक्वल टू माइनस लॉग concentration of H+ ion। What is pH? The pH is the negative logarithm of molar concentration of H+ ion। The negative logarithm of molar concentration of H+ ion is known as pH। या इसी को लिख सकते हैं log 1/(H+)
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब यहां हाइड्रोजन के लिए H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, 1 पॉजिटिव चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा हाफ H2 में। नाउ अप्लाइंग नेक्स्ट इक्वेशन, अब यहां नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। याद करिए आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H प्लस हाफ H2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H प्लस हाफ H2 माइनस 0.059 बाय n log 1 बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा 0 माइनस 0.059 by n। n is the number of electron gain। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसीलिए n की जगह पे 1 log 1 बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10। अब इसको सॉल्व करिए, 0 माइनस 1 से डिवाइड करिएगा तो इतना ही होगा 0.059 वोल्ट लॉग, इसे ऊपर ले जाइए 10 टू दी पावर 10, 0 माइनस 0.059, इसे आप लिखेंगे 10 लॉग 10 लॉग 10 1, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 0.059 इंटू 10, लॉग 10 तो 1 हो गया ना, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपको माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.59 वोल्ट। यही कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.4। नाउ वी सी अनदर प्रॉब्लम। अनदर क्वेश्चन 3.7, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होता है, क्यों घट जाता है? विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर। डाइल्यूशन मीन्स कंसंट्रेशन लो करने पर। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मीन्स अपॉन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। इकाई आयतन में आयन की संख्या घट जाता है, और जब आयन की संख्या घटेगा तो कंडक्टिविटी भी घटेगा। तो इसीलिए वन सेंटेंस में याद रखेंगे कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तब उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। द conductivity of a solution decreases upon dilution, because
the number of ions per unit volume decreases upon dilution. डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इसीलिए सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.7। नाउ वी सी क्वेश्चन 3.8। सजेस्ट ए वे टू डिटरमिन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए एक वे, एक रास्ता, एक मार्ग, एक तरीका, एक मेथड बतावे। तो क्या कैलकुलेट करना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। याद करिए कोलार्स लॉ। वाटर आयोनाइज्ड होगा H प्लस OH माइनस आयन में, और इसीलिए इसे हम लिखेंगे लेमडा स्टैंडर्ड H प्लस आयन प्लस लेमडा स्टैंडर्ड OH माइनस। तो ये वाटर आयोनाइज्ड हुआ, डिसोसिएट हुआ H प्लस और OH माइनस में। अब यहां पर लेमडा स्टैंडर्ड H प्लस ये तो दिया हुआ है। अब इसमें आप अपने तरफ से जोड़ दीजिए लेमडा स्टैंडर्ड Cl माइनस। फिर इसके बाद लेमडा स्टैंडर्ड OH माइनस ये आपको दिया हुआ है यहां पर। फिर यहां पर ऐड कर दीजिए लेमडा स्टैंडर्ड Na प्लस। क्या सब ऐड किया? लेमडा स्टैंडर्ड Na प्लस और लेमडा स्टैंडर्ड Cl माइनस, ये अपने तरफ से जोड़ा गया। तो जितना जोड़ा इतना ही माइनस कर देते हैं। माइनस, इस दोनों को माइनस कर देंगे। लेमडा स्टैंडर्ड Na प्लस प्लस लेमडा स्टैंडर्ड Cl माइनस। तो जितना यहां पर जोड़ दिया अपने तरफ से उतना माइनस कर दिया। अब इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए। H प्लस Cl माइनस क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस HCl। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। Na प्लस OH माइनस ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा? लेमडा स्टैंडर्ड NaOH और माइनस माइनस Na प्लस Cl माइनस ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा? NaCl। तो इस तरह से अगर HCl, NaOH और NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर दिया हुआ हो, ज्ञात हो, तो इस तरह से हम लोग वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। thus by knowing the limiting molar conductivity of HCl, limiting molar conductivity of NaOH and limiting molar conductivity of NaCl, we may determine the limiting molar conductivity of water। तो इस तरह से अगर HCl, NaOH और NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर दिया हुआ रहे, तो इस तरह से वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमिन किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन 3.8। नाउ वी सी सम अनदर प्रॉब्लम।
Now we see question number 9, 3.9 in text question. The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Simon centimeter square per mole. Calculate its degree of dissociation. Degree of dissociation अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैलकुलेट करना है, जबकि यहां दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट आयन HCOO माइनस। क्या सब दिया हुआ है प्रॉब्लम में? सबसे पहले मीथेनोइक एसिड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, गिवन C कंसंट्रेशन कितना 0.025 मोल पर लीटर। और क्या दिया हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m फॉर मीथेनोइक एसिड। तो ये कितना दिया हुआ है? 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए मीथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड का। लैम्डा m स्टैंडर्ड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आयोनाइज्ड होगा HCOO माइनस H प्लस। लैम्डा स्टैंडर्ड HCOO माइनस प्लस लैम्डा स्टैंडर्ड H प्लस। HCOO माइनस H प्लस दोनों जुट के बनेगा HCOOH। फॉर्मेट आयन का लैम्डा स्टैंडर्ड HCOO माइनस, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 54.6 दिया हुआ है, 54.6 प्लस H प्लस का 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोनों को ऐड करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 + 6 12, 10 + 4 14, 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीथेनोइक एसिड का। अब क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू हम लोग पढ़े थे मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m कितना 46.1 बाय लैम्डा स्टैंडर्ड m 404.2 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए 0.114 आएगा। एक तो ये कैलकुलेट हुआ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक ये आंसर। अब फिर कहता है कैलकुलेट करें डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैलकुलेट करना है। तो यह जो मीथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड HCOOH, ये आयोनाइज्ड होगा, डिसोसिएट होगा HCOO माइनस H प्लस।
इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लिया, C मोल पर लीटर। इनिशियल मीन्स बिफोर डिसोसिएशन, विघटन से पहले, जब इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अगर C अल्फा हुआ डिसोसिएशन, माइनस हो जाएगा C माइनस C अल्फा। C कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस अल्फा। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ये कैलकुलेट करना है तो Ka इजकल टू C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये C तो कट जाएगा, ऊपर में क्या बच गया, C अल्फा इंटू अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। C क्या है, कंसंट्रेशन कितना है, 0.025 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना आया, 0.114 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 0.114। अब इस सबको आप सॉल्व कर दीजिए, यही हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स लगभग इतना आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.9 रिलेटेड टू कोलार्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 10, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, अगर 0.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित किया जाए किसी मेटालिक वायर से 2 घंटों तक, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, तो उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। तो ये था क्वेश्चन फिर समझिए, अगर किसी मेटालिक वायर से 0.5 एम्पियर का करंट 2 घंटों तक प्रवाहित किया जाए, तब उस मेटालिक वायर से कितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। क्या सब दिया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट I कितना 0.5 एम्पियर, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ कितना 2 आवर। अब आपने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू I इंटू टी। I 0.5 एम्पियर, टाइम 2 आवर, तो 2 आवर को आप सेकेंड में कन्वर्ट करिए, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे फिर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो 1 हो गया, 6 इंटू 6 3600 कूलम। तो ये क्यों निकल गया। अब याद करिए, आपने पढ़ा था अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी
1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। 1 फैराडे मीन्स 96,500 कूलम। वह रिस्पॉन्सिबल होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। 1 मोल मीन्स 6.022 10 to the power 23। since 96,500 coulomb, that is 1 Faraday, is equivalent to flow of 1 mole electron. 1 mole 6.022 10 to the power 23 electrons. 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे इक्विवेलेंट होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, इसीलिए 1 कूलम में निकाल लीजिए और इसीलिए 3600 कूलम। Therefore, in 1 coulomb equivalent to flow of 6.022 10 to the power 23 by 96,500 कूलम। और हमें कैलकुलेट करना है कितना में 3600 कूलम के लिए 3600 कूलम के लिए 6.022 10 to the power 23 by 96,500 कूलम into 3600 कूलम। इस सब को सॉल्व कर दीजिए। 2.25 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्स आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी सी सम अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11, सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। कुछ मेटल का नाम बताइए जिसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा होगा, जिसका निष्कर्षण इलेक्ट्रोलाइटिकली होगा। तो ऐसा मेटल जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, खास करके अल्कली मेटल एंड एल्कलाइन मेटल, दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मेटल। एस ब्लॉक मेटल जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, उसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिकली किया जाता है, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये सब मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इस सभी मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिकली प्राप्त किया जाता है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals like sodium, magnesium, aluminum, calcium, etc. are extracted electrolytically. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिया हुआ है, डाइक्रोमेट आयन रेड्यूस्ड हुआ यहां पर Cr3+ में। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब नीडेड। कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगा जो रिड्यूस कर दे 1 मोल डाइक्रोमेट आयन।
तो इस रिएक्शन में आप देखते हैं या डाइक्रोमेट आयन, इसको फिर अगर हम लोग लिखें Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस 7H2। अब यह डाइक्रोमेट आयन कितना है? 1 मोल है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 मोल है। 6 मोल मीन्स 6 फैराडे। 6 फैराडे मीन्स 6 इंटू 96,500 कूलम। तो इस तरह से 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को जब रेड्यूस किया जाए Cr3 प्लस क्रोमियम आयन में, तो इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये अप्रॉक्स आएगा 579 कूलम। तो इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। 10 579,000 कूलम of electricity is required to reduce 1 mole of Cr2O7 2 minus into Cr3 plus। तो ये सब था कुछ इंटेक्स्ट प्रॉब्लम आज आपने देखा रिलेटेड टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस सब को एक बार रिवीजन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉमर्शियल सेल के बारे में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।